गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हिमाचल एज फुली लिटरेट स्टेट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश को फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है गोवा, लद्दाख, मिज़ोरम और त्रिपुरा के बाद। फुली लिटरेट का मतलब ये नहीं होता कि 100% लिटरेसी आ गई है। कोई भी स्टेट जहाँ पर 95% से ऊपर लिटरेसी आ जाती है उसे हम फुली लिटरेट मानते हैं, और हिमाचल में 99.3% लिटरेसी आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिफाइन करती है लिटरेसी को एज एन एबिलिटी टू रीड, राइट, कंप्यूट विद कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि स्किल्स जैसे कि डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी भी आते हैं। एक स्टेट या यूटी को फुली लिटरेट माना जाता है जब वो 95% लिटरेसी अचीव कर लेती है। ये डेफिनेशंस अगस्त 2023 में उल्लास प्रोग्राम के लिए इशू की गई थी, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फॉर दोज अबव 15। ठीक है, तो उल्लास जो प्रोग्राम है एक नेशनल एडल्ट एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसको 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था उन इंडिविजुअल्स के लिए जो 15 साल से ऊपर की एज के हैं लेकिन किसी वजह से वो फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर चुके हैं। ये प्रोग्राम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइंड है और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी अलाइंड है। ठीक है, तो उल्लास प्रोग्राम में एडल्ट्स को बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक स्किल्स सिखाए जाते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल स्किल्स। ट्रेनिंग एक मोबाइल ऐप के थ्रू दी जाती है। लर्नर्स फिर जो है वो फंक्शनल लिटरेसी, न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट भी देते हैं, और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को सर्टिफाई किया जाता है नियोस द्वारा। फुली लिटरेट का टैग अचीव करने के लिए स्टेट्स पहले तो आइडेंटिफाई करती हैं एडल्ट्स जो कि लिटरेसी लैक कर रहे हैं थ्रू डोर टू डोर सर्वेज और डेटा रिकॉर्ड्स। ये इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाता है अंडर उल्लास प्रोग्राम और टेस्ट किया जाता है थ्रू FLNET। ओके, 2011 के सेंसस में लिटरेसी को डिफाइन किया गया था एज एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, जो कि 7 साल से अबव की एज में हो। उस समय के हिसाब से लिटरेसी जो है वो 80.9% मैन में थी, 64.6% वुमेन में थी, और एडल्ट लिटरेसी जो है वो 69.3% थी। लेकिन बाद में NSS के डेटा पे PLFS के जो रिसेंट डेटा में देखा गया है कि जो PLFS का तो लेटेस्ट डेटा दिखा रहा है कि 77.5% नेशनल लिटरेसी रेट हो चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जियो टैगिंग बिल्डिंग्स इन सेंसस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का 2027 का जो सेंसस है उसमें बहुत सी न्यू चीज़ें होने वाली हैं, जैसे डिजिटल इन्यूमरेशन, सेल्फ इन्यूमरेशन, कास्ट काउंटिंग, और इसमें एक और है जियो टैगिंग ऑफ ऑल बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री। तो हर स्ट्रक्चर को एक GPS कोऑर्डिनेट्स के थ्रू असाइन किया जाएगा, प्रिसाइज GPS कोऑर्डिनेट्स मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ करते हुए, ताकि एक्यूरेट मैपिंग हो सके हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशंस की। तो जियो टैगिंग क्या है? एक प्रोसेस होता है एक बिल्डिंग की एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स को एक GIS मैप पर जो है वो टैग करना। तो GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है, चेक करता है, डिस्प्ले करता है इस ऐसे डेटा को। लैटिट्यूड्स जो है वो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस से फ्रॉम इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड्स जो है वो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस से प्राइम मेरिडियन ऑफ UK से मेजर किया जाता है, और एक ग्रिड बना दिया जाता है जो फिर किसी भी लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, 2011 में सेंसस हाउस हुआ था, जो कि कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जिसका एक सेपरेट मेन एंट्रेंस था उसको हाउस कहता था। तो एक हाउस जो है वो ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, वेकेंट भी हो सकता है, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल या मिक्स्ड पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सेंसस ने लगभग 330.84 मिलियन हाउसेज उस समय पर रिकॉर्ड किए थे इंडिया में। और जियो टैगिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी जो सेंसस 2027 में? जियो टैगिंग जो है वो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस से होगी, और सेकेंड फेज़ में जो है पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा जो कि फरवरी 2027 में होगा, जिसमें डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल डिटेल्स दी जाएंगी। एन्यूमरेटर्स सभी बिल्डिंग्स को विजिट करेंगे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में, डिजिटल लेआउट मैपिंग का यूज़ करते हुए अपने स्मार्टफोन ऐप्स के थ्रू वो स्विच ऑन करेंगे लोकेशन सर्विस को, जियो टैग कर देंगे हर बिल्डिंग को। ये एक्सरसाइज रिकॉर्ड करेगी नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज एंड हाउस होल्ड्स इन ईच बिल्डिंग। बिल्डिंग्स को क्लासीफाई किया जाएगा एज रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, पार्टली रेजिडेंशियल एंड या फिर लैंडमार्क्स। 2011 के सेंसस के हिसाब से एक हाउस होल्ड जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें कि जो नॉर्मली वो अगर इकट्ठे रहते हैं, मील्स शेयर करते हैं फ्रॉम अ कॉमन किचन, उसको हम हाउस होल्ड कहते हैं। तो जियो टैगिंग जो है वो इंश्योर करेगी एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ सेंसस हाउसेज एंड हाउस होल्ड्स, और अनलाइक अर्लियर सेंससेस डिजिटल जियो टैगिंग जो है वो प्रिसिशन और एफिशिएंसी ऑफर करेगी। गवर्नमेंट ऑलरेडी यूज़ कर रही है जियो टैगिंग को ऑन अ स्मॉलर स्केल, जैसे कि PM आवास योजना वगैरह में। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बीटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि एक पायनियरिंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। तो वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरह इसको इन्विजन किया गया है। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फॉर द वर्ल्ड टू एक्सेस प्रोडक्ट्स मेड बाय ट्राइबल आर्टिसंस। तो आदि विश्वविद्यालय इसका एक कंपोनेंट है जिसमें कि 45 इमर्सिव कोर्सेज होंगे ट्राइबल डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट्स, म्यूजिक और फोकलोर पर। ऐसे ही आदि संपदा है जिसमें कि 5000 क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे अक्रॉस 5 थीम्स। आदि हार्ट है जो करंटली लिंक्ड है विद ट्राइफेड, एक डेडिकेटेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ट्राइबल आर्टिसंस। इसको बनाया गया है स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ क्लोज पार्टनरशिप करते हुए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने अपीडा के साथ जो है वो एमओयू साइन किया है इंडिया के कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को एलिवेट करने के लिए। तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने सेटअप किया था 2002 के जो एक्ट है MSCS एक्ट के अंदर। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर से बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया, ताकि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस जो है वो कोऑपरेटिव प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज की बढ़ाई जा सके। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं फ्रॉम द प्राइमरी टू एपेक्स लेवल जो कि इंटरेस्टेड हैं एक्सपोर्ट्स में, वो एलिजिबल होंगी इसके मेंबर्स बनने के लिए। तो एक्सपोर्ट्स को ये प्रमोट करता है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, जिस जैसे कि प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, और ये हेल्प करता है अरेंज करने में फाइनेंस, टेक्निकल गाइडेंस देने में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परमाफ्रॉस्ट। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई साइबेरिया में, जिसमें 44,000 ईयर ओल्ड वुल्फ जो है वो डिस्कवर किया गया है, जो कि नियरली परफेक्टली प्रिजर्व था परमाफ्रॉस्ट में। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? कोई भी ग्राउंड जो कम्प्लीटली फ्रोजन रहा है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स स्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो फ्रोजन ग्राउंड्स है मोस्ट कॉमन है रीजन्स ऑफ विद हाई माउंटेन्स, अर्थ के हायर लैटिट्यूड्स में, खासकर नॉर्थ और साउथ पोल्स में। परमाफ्रॉस्ट जो है वो लैंड में या फिर बिलो द ओशन फ्लोर भी पाया जा सकता है। थिकनेस 1 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। लगभग 1/4 जो है ऑफ द लैंड इन एनी ऑफ लैंड एरिया इन नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो परमाफ्रॉस्ट है उसके नीचे। सम रीजन्स जो है उनमें फ्रोजन ग्राउंड्स हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ओल्डेस्ट नोन परमाफ्रॉस्ट जो है वो साइबेरिया में है, जो कि फ्रोजन रहा है फॉर द पास्ट 6,50,000 ईयर्स। परमाफ्रॉस्ट जो है वो सॉइल, रॉक्स, सैंड के कॉम्बिनेशन से बनता है और जो हेल्ड टुगेदर है बाय आइस। सॉइल एंड आइस जो है वो परमाफ्रॉस्ट में फ्रोजन रहते हैं पूरे साल। ठीक है, नियर द सरफेस परमाफ्रॉस्ट सॉइल्स जो है वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बोंडा ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा गवर्नर जो है उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है बोंडा घाटी की, जो कि होम है बोंडा ट्राइब का, जो PVTGs है। जो एक बोंडा ट्राइब एक्सक्लूसिवली हमको मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स है इंडिया की, वन ऑफ द फर्स्ट सेटलर्स हैं ये इंडिया में। इनकी लीनियज हम ऑस्ट्रो एशियाटिक रेस से ट्रेस कर सकते हैं। बोंडा पीपल जो है वो रेमो लैंग्वेज बोलते हैं। इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लोअर बोंडास जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ उड़ीसा, बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फिर अपर बोंडास जो रिमोट विलेजेस ऑफ हिली टेरेन में ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। बोंडा पीपल जो है वो स्मॉल विलेजेस में रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कम्युनल स्पेसेस। 6% ऑफ बोंडास ही जो है वो लिटरेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेलफायर मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो देखी गई है जिसमें कि एक US हेलफायर मिसाइल हार्मलेसली बाउंस हो रहा है ओवर एन UFO नियर यमन। तो हेलफायर मिसाइल एक एयर टू ग्राउंड लेज़र गाइडेड सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है, जिसके सिग्निफिकेंट एंटी टैंक कैपेसिटी है। इसको एयर टू एयर वेपन भी यूज़ किया जा सकता है। US मिलिट्री और 30 US एलाइज इसको यूज़ कर रहे हैं। 1972 में से डेवलप किया गया था। प्रिसीजन स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं अगेंस्ट टैंक्स, स्ट्रक्चर्स, बंकर्स और हेलीकॉप्टर्स। किसी भी नोन टैंक को इन द वर्ल्ड टुडे ये हेलफायर मिसाइल जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी रेंज 7 से 11 किलोमीटर रहती है। 8 से 11 किलो का ये पेलोड लेके जा सकता है। सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट, सॉलिड फ्यूल रॉकेट मीटर से प्रोपेल्ड है ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेम्बनाद लेक।
टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली देखा गया है कि अनचेक टूरिज्म की वजह से वेम्बनाड लेक जो है वो इकोलॉजिकल क्राइसिस में की तरफ पुश हो रही है। वेम्बनाड लेक लार्जेस्ट लेक है केरला की, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। सोर्स इसका 4 रिवर्स में है, मीनाचिल, अचानकोविल, पाम्पा और मनीमला। तो ये सेपरेटेड है बाय द अरेबियन सी, एक नैरो बैरियर आइलैंड से। ठीक है। वलमकली जो बहुत फेमस है बोट रेस, जिसको स्नेक बोट रेस कहते हैं, हर साल होती है यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अगस्त। और 2002 में इसको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो रामसर कन्वेंशन है उसमें भी इंक्लूड किया गया था। कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी भी जो है वो इसके ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Himachal as fully literate state. This topic is important for your governance section. So Himachal Pradesh has been declared fully literate, joining Goa, Ladakh, Mizoram and Tripura. But you know that fully literate does not mean 100% literacy. It just means that state has achieved a literacy rate above 95%, but Himachal has recorded 99.3% literacy. So Ministry of Education defines literacy as the ability to read, write and compute with comprehension, including skills like digital and financial literacy. A state or UT is considered fully literate when it achieves 95% literacy. So these definitions were issued in August 2023 for the Ullas program, which was launched in 2022 to promote adult education for those above 15 years of age. So Ullas program is a national adult education initiative launched in 2022 by Ministry of Education. It aligns with National Education Policy of 2020 and the UN Sustainable Development Goal of achieving 100% literacy by 2030. So under the Ullas program, adults are taught basic reading, writing and arithmetic skills along with practical skills also. Okay. So training is delivered via mobile app. Learners then take the functional literacy numeracy assessment test, and successful candidates are also certified by the National Institute of Open Schooling. To achieve the fully literate tag, states first identify adults lacking literacy through door-to-door surveys or data records. These individuals are trained under the Ullas program and tested through the functional literacy numeracy assessment test also. In 2011 census, literacy was defined as the ability to read and write with understanding in any language for those aged 7 and above. The literacy rate stood at 80.9% for men and 64.6% for women. Subsequent surveys have also tracked the progress. Like the NSS 71st round reported 71% adult literacy nationally. PLFS 2023-24 estimated a national literacy of 77.15%. So the next topic is geotagging buildings in census. This topic is important for your governance section. India's 2027 census will introduce several firsts, including the digital enumeration, self-enumeration, and caste counting after 1931. A major innovation will be geotagging of all buildings across the country. Each structure will be assigned precise GPS coordinates using mobile devices, ensuring accurate mapping of households and institutions. Geotagging is the process of marking a building's exact latitude-longitude coordinates on a GIS map. A GIS is a computer system which records, checks, and displays data linked to specific positions on Earth's surface. Latitudes measure north-south distance from the equator, while longitudes measure east-west distance from the prime meridian in Greenwich. Together, these create a grid which allows any location to be uniquely identified. Okay. In Census 2011, we also had this census house, which defined any building or part of a building with a separate main entrance used as a distinct unit. Such houses could be occupied or vacant and used for residential, non-residential, or mixed purposes. Census recorded about 330 million houses at that time. Rural areas had about 220 plus million houses. So geotagging will take place during the house listing operations, and in the second phase during the population enumeration. It will record the demographic, socio-economic and cultural details. Enumerators will visit all the buildings with their assigned house listing blocks. Digital layout mapping will be used and also smartphone apps. And they will switch on the location services and geotag each building. This exercise will record the number of census houses and households in each building. Buildings will be classified as residential, non-residential, partly residential, or landmarks. As per 2011 census, a household is a group of people normally living together and sharing meals from a common kitchen.
Geotagging during the census will provide accurate estimates of census houses and households. Digital geotagging offers precision and efficiency. Government already uses geotagging on a smaller scale, such as for tracking the houses built under the Pradhan Mantri Awas Yojana. Okay. So the next topic is Adi Sanskriti platform. This topic is important for your social issues and governance section. So Ministry of Tribal Affairs has unveiled the beta version of Adi Sanskriti, which is a pioneering digital learning platform for tribal art forms. So it is envisioned as the world's first digital university. It functions as an online marketplace for the world to access products made by tribal artisans. So this platform integrates three major components: Adi Vishwavidyalaya, which currently offers 45 immersive courses on tribal dance, painting, crafts, music, and folklore. Adi Sampada, which is a collection of over 5,000 curated documents across five themes. Adi Heart, which is currently linked with TriFed, and it's a dedicated online marketplace for tribal artisans, and it is being built in close partnership with state tribal research institutes. So the next topic is National Cooperative Exports Limited. This topic is important for your economy section. National Cooperative Exports Limited and APIDA have signed a memorandum of understanding, which is aimed to elevate India's cooperative-led agricultural export. So National Cooperative Exports Limited is set up by the Ministry of Cooperation to give thrust to exports from the cooperative. It aims to enhance the global competitiveness of cooperative produced goods and services. All cooperative societies from the level of primary to apex who are interested in exports are eligible to become members. It promotes exports through various activities including procurement, storage, processing, marketing, branding, labeling, packaging. It also helps in arranging finance and providing technical guidance. Okay. So the next topic is permafrost. This topic is important for our environment section. So in a groundbreaking discovery in Siberia, scientists have recently uncovered a 45,000-year-old wolf, which is nearly perfectly preserved in permafrost. Frost is any ground which remains completely frozen for at least 2 years straight. These permanently frozen grounds are most common in regions with high mountains and in Earth's higher latitudes near the north and south poles. Permafrost can be found on land and below the ocean floor. Permafrost thickness can range from 1 meter to more than 1,000 meters. Almost a quarter of the land area in the northern hemisphere has permafrost underneath. Some regions also have had frozen grounds for hundreds of thousands of years. Scientists discovered the oldest known permafrost in Siberia, which has been frozen for the past 650,000 years. So, permafrost is made up of a combination of soil, rocks, and sand, which are held together by ice. Soil and ice in permafrost stay frozen all year long. Near the surface, permafrost soils also contain large quantities of organic carbon. So the next topic is Bonda tribe. This topic is important for your social issues. Odisha governor has recently underscored the need for comprehensive development of Bonda Ghati, which is home to the Bonda tribe, a PVTG. So Bonda tribes are exclusively found in the Malkangiri district of Odisha. So it's a particularly vulnerable tribal group and one of the oldest tribes of India. They are considered one of the first settlers in India and with their lineage tracing back to the Austroasiatic race. So Bonda people speak Remo. Bondas are divided into two groups: the lower Bondas, who live in the Malkangiri district of South Odisha and border Andhra Pradesh and Chhattisgarh, and upper Bondas, who live in the remote villages of the district's hilly terrain. So, Bonda people live in small villages organized around communal spaces. Only 6% of the Bondas are literate. The next topic is Hellfire missile. This topic is important for your security section. So, a never seen before video has left US in disbelief after it shows that a US Hellfire missile was bouncing harmlessly on a UFO near the coast of Yemen. So, Hellfire missile is an air-to-ground laser-guided subsonic tactical missile with significant anti-tank capacity. It can also be used as an air-to-air weapon. It is used by the US military as well as 30 US allies. US began developing this missile in 1972. It provides precision striking power against tanks, structures, bunkers, and helicopters. Hellfire missile is capable of defeating any known tank in the world today. So it is choice for several kinds of unmanned aerial vehicles also. It has a range of 7 to 11 kilometers and it can carry a payload of 8 to 11 kg. It is propelled by single stage solid propellant solid fuel rocket motor. Okay.
So the next topic is Vembanad Lake. This topic is important for your environment section. So recently it is observed that with that unchecked tourism is pushing Vembanad Lake into ecological crisis. Vembanad is the largest lake in Kerala and the longest lake in India. The lake has its source in four rivers: Minachal, Achanak, Kobil, Pampa, and Manimala. It is separated from the Arabian Sea. Vallamkali is a snake boat race which is held every year in the month of August in Vembanad Lake. So in 2002, it was included in the list of wetlands of international importance. So Kumarakom bird sanctuary is located on the east coast of this lake. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.